हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए फिर एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं एंड दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप शुरुआत करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सुरो इन 1848। तो ये वन ऑफ दी सपोलेट से फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसका नाम क्या है, फ्रेडरिक सुरो। और इस प्रकार की उसने एक प्रिंट बनाई थी एंड इस लेट्स से प्रिंट के ज़रिए व्हाट ही वाज ट्राइंग टू लेट्स से डिनोट इज़ अ ड्रीम। वो एक ड्रीम देखता था ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी एंड सोशल रिपब्लिक तैयार हो रहा है, ऐसा सपोलेट से वो एक सपना देखता था। कौन, फ्रेडरिक सुरो। और उसी का उसने एक प्रिंट बनवाया था इस तरीके का। So let us see. 1848, Frederick Suro, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of the world made up of democratic and social republic, as he called them. तो तुमको देखो 1848, फ्रेडरिक सुरो फ्रेंच साइंटिस्ट है, फ्रेंच आर्टिस्ट है, राइट। एंड उसने कितने ऐसे प्रिंट्स बनवाए थे, 4 प्रिंट्स बनवाए थे। उन चारों में का पहला प्रिंट आपके बुक में है, ठीक है। वन ऑफ द फर्स्ट प्रिंट्स, सपोज से चारों में से एक प्रिंट आपके बुक में दिया है। एंड इसके ज़रिए वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था, विजुअलाइजिंग, इसको अंडरलाइन करो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को बता रहा था वो, as he called upon. The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक ह्यूमन ट्रेन की जैसा है। एक लंबी ह्यूमन ट्रेन आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लंबी ह्यूमन ट्रेन आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। और वो किस स्टैचू को होमेज दे रहे हैं, ये वाले। होमेज मतलब क्या, रिस्पेक्ट देना। लेट्स से दे आर पेइंग द रिस्पेक्ट्स टू विच स्टैचू, दिस स्टैचू। एंड ये स्टैचू किसकी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और ये जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ से, कौन से कॉन्टिनेंट से, यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप एंड अमेरिका, ये 2 कॉन्टिनेंट से लोग हैं। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. रिकॉल करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपके 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन था,
सही है। ओके, उसी के बेसिस पे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि यू शुड लेट से जस्ट आप सपोज लेट से ये कर सकते हैं, मतलब लाइक यू कैन थिंक अबाउट लेट्स से कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई की गई थी। मतलब लिबर्टी ये एक एक्चुअली वैल्यू है, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, उसका एक पर्सन के जैसा है वो, मतलब लेट्स से लिबर्टी इज़ अ पर्सन, ऐसा उन्होंने डिनोट किया। हालांकि लिबर्टी कोई पर्सन नहीं होता है, ये जस्ट आइडिया है। तो इसी आइडिया को हमने कैसा किया, एक फीमेल फिगर के फॉर्म में डिनोट किया। Here you can, let's say, recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. तो उसी सपोज लेट्स से उसी स्टैचू के एक हाथ में क्या है, टॉर्च है, और एक हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स है। मतलब दो अलग अलग हाथों में मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। एक हाथ में क्या है, लेट अस से द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, एंड दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन मतलब क्या, जिसमें पूरे लेट्स से इंसानों के हक क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट है। एंड टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट मीन्स व्हाट, कि सपोज लेट्स से सबको एनलाइटन करने वाला एक टॉर्च उसके हाथ में है। वन ऑफ द अर्थ, वन ऑफ द लेट्स ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट मतलब क्या, देखो एब्सोल्यूटिस्ट थे पहले ना, ऐसे इंस्टीट्यूशन रहते थे जिसके अंदर देयर वर नो रेस्ट्रेंट्स ऑफ पावर। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट में कैसा था, पहले कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे पावर के ऊपर, मतलब देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस, जो वो राजा बोलेगा या फिर कोई एम्परर बोलेगा वही चीज़ सही रहेगी, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उसको। उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब जिसको हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन के क्या बोल रहे हैं वो, ऑन दी अर्थ द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स इंस्टीट्यूशन। तो ये जो नीचे गिरा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे वाला पार्ट, हाँ, सो दीज आर शैटर्ड रिमेन्स। आप देख सकते हैं टूटे फूटे हुए ताज है, सब कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग के ताज भी हैं। तो दैट मीन्स वो क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर सपोज लेट्स से बिखरे पड़े, टूटे पड़े, मतलब अभी वो इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेंगे। इन सुरोज यूटोपियन विजन, यूटोपियन मतलब क्या, अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एग्जिस्ट। यूटोपियन विजन मतलब कैसा रहता है, जहाँ पर एक ऐसी दुनिया, मतलब सूरो ऐसा सोचता था कि मे भी एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन सभी लोग खुश रहेंगे, लेट्स से मिलजुल कर रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, जिसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, यूटोपियन विजन। तो यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो वो क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं ना, तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री के हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर क्लोथ्स, वो कपड़े जैसे पहन रहे हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो कौन से कंट्री है, या फिर उन्होंने जो फ्लैग पकड़ा हुआ है, फ्लैग के ऊपर से बता सकते हैं कि भाई वो कौन से कंट्री से हैं। तो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, हाउ सुरो वॉज एबल टू आइडेंटिफाई पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, थ्रू देयर फ्लैग्स, थ्रू देयर नेशनल कॉस्ट्यूम। लीडिंग द प्रोसेशन was the past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland। ठीक है, सबसे ये लाइन में अलग अलग कंट्रीज है ना, मतलब एक कंट्री के पीछे दूसरी कंट्री है, राइट। ओके, तो सबसे पहला कौन था जो स्टैचू के एकदम स्टार्टिंग में था, दैट वाज नथिंग बट यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड थे वहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। एंड इनको सामने क्यों रखा गया था, वो इसलिए क्योंकि वो उस टाइम तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, वो उस टाइम तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे, मतलब देश बन चुके थे। जो पिछले वाले जो कंट्रीज, ये जो लोग हैं, वो ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जो अभी तक देश बना नहीं है, इट्स जस्ट अ किंगडम, अभी तक देश में नहीं है वो कन्वर्टेड, तो इसलिए उनको पीछे रखा गया। तो सामने किसको रखा गया था, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड क्रिएटेड देयर नेशन स्टेट्स। उसके बाद में कौन है, फ्रांस। आप देख सकते हैं फ्रांस है, आइडेंटिफाइड बाय लेट्स से रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच द स्टैचू। ये जो सामने है ना, वो जस्ट रीच किए हैं, आप देख सकते हैं ये ट्राइकलर फ्रांस का, ठीक है, जस्ट रीच हुए, जस्ट रीच हुए। सो यूनाइटेड स्टेट्स, देन बाद में स्विट्जरलैंड, बाद में फ्रांस। शी इज़ फॉलोड बाय, शी मतलब कौन, फ्रांस। शी इज़ फॉलोड बाय जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद कौन सा फ्लैग है, ये वाला, दैट इज़ ट्राइकलर, ये तो जर्मनी का है, दैट इज़ ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। हाँ, तो बेसिकली दैट इज़ नथिंग बट इसका, जर्मनी का। तो पहले कौन, यूनाइटेड स्टेट्स, देन स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी। Interestingly, at the time when Suro created this image, the German people did not yet exist as a united nation। वो तब जब ये प्रिंट तैयार हुआ था,
तो जर्मनी एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. तो क्वेश्चन ये है कि अगर शुरू के वक्त ये तैयार नहीं था, सपोज मान लीजिए शुरू के वक्त ये चीज़ तैयार नहीं थी, क्या देश जर्मनी बना नहीं था, वो फ्लैग कहाँ से आया फिर? तो वो फ्लैग इसलिए आया क्योंकि वो तब वैसा मूवमेंट कर रहे थे एक देश बनाने के लिए. जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस रीजन्स, उसको कंबाइन करके एक देश बनाना चाहते थे. वो यूनिफाई करने के लिए वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? इस फ्लैग का इस्तेमाल करते थे. सो आगे बढ़ते हैं. सो जर्मनी, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि भाई जर्मनी ऐसा मतलब एज अ फ्लैग क्यों बताया, इवन दो देश नहीं था वो, इसलिए क्योंकि वो एक मूवमेंट चला रहे थे देश को कंबाइन करने की. ठीक है, तो दैट वाज गोइंग ऑन, तो इसके लिए वो फ्लैग का इस्तेमाल करते थे. चलिए आगे बढ़ते हैं. Following the German people are the peoples of Austria, the Kingdom of the Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. तो ये पूरे उसके बाद में थे. From the heavens above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. ऊपर से कौन कौन लोग देख रहे हैं? क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स ऊपर से देख रहे हैं. देखो भाई, जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स, राइट? ये एंजल्स, ये सेंट्स. तो ये सभी लोग इन लोगों को देख रहे हैं, नीचे के गेज कर रहे हैं. एंड ऊपर क्या लिखा हुआ है? फ्रेटर्निटी, मतलब ब्रदरहुड. ब्रदरहुड बिटवीन होम? नेशंस. नेशंस के बीच में भाईचारा. ओके, सो फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस, लोगों के बीच में नहीं, देशों के बीच में. एंड मतलब यू नो दे आर बिन यूज बाय द आर्टिस्ट सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. फ्रेटर्निटी के लिए वो सिंबलाइज कर रहे हैं. कौन? जीसस क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स. दिस चैप्टर विल डील विद मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सुरो इन फिगर 1. तो उसने जो जो पॉइंट्स विजुअलाइज किए ना सुरो ने, ये पिक्चर में, ये प्रिंट में, तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे चैप्टर में. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. ठीक है, मतलब जो नेशनलिज्म के सपोज लेट्स से 19th सेंचुरी में जो चेंजेस आए, नेशनलिज्म emerged as the force which brought sweeping changes. तो एक सबसे बड़ा चेंज किसने लाया? नेशनलिज्म ने लाया यूरोप के अंदर 19th सेंचुरी में. दैट्स वाई दिस इज सच अ बिग टॉपिक, नेशनलिज्म इन यूरोप. हम लोग इसलिए टॉपिक को पढ़ रहे हैं क्योंकि नेशनलिज्म ने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए इन यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of the Europe. तो नेशनलिज्म जब लेट्स से नेशनलिज्म का एंड रिजल्ट क्या था, नेशनलिज्म की वजह से क्या तैयार हुआ, तो नेशनलिज्म के पहले देयर वाज मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स. इसका मतलब क्या है कि मतलब एक देश से भी ज़्यादा देशों के ऊपर कोई एम्पायर्स रहते थे, साम्राज्य रहते थे, मतलब समथिंग लाइक अ किंगडम. एक किंगडम की जैसे एक राज, लेट्स से महाराजाओं की जैसे एक बड़ा से लेट्स से मल्टीपल नेशंस में किसी राजा का लेट्स से कंट्रोल रहता था. लेकिन उसकी जगह पे अभी क्या आ गया? एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट. मतलब इंस्टेड ऑफ एम्पायर्स नाउ देयर आर नेशन स्टेट्स. The concept and practices of modern state in which the centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory has been developing over a period of let's say a long time in Europe. तो ये जो concept है ना मॉडर्न स्टेट का, तो बहुत दिन तक वो डेवलप हुआ यूरोप के अंदर. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. लेकिन नेशन स्टेट में एक चीज़ कॉमन थी, वो क्या थी? मेजॉरिटी लोग, मतलब जस्ट रूलर नहीं, लोग भी, उनके अंदर एक क्या तैयार हो गया? अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी ही क्या तैयार करती है? नेशनलिज्म तैयार करती है. तो ऑब्वियसली इट डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. These commons did not exist from let's say from the time immemorial. This commonness, ये मतलब लाइक यू नो इट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमोरियल. ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत ही पहले से अवेलेबल था कॉमननेस. इट वॉज फोर्स थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ द लीडर्स एंड द कॉमन पीपल. तो ऐसा नहीं है कि भाई वो एक दिन में बन गया या फिर पहले से कॉमननेस था. वो तैयार करने के लिए कुछ स्ट्रगल्स हुए, कुछ एक्शंस ऑफ लीडर्स हुए, कॉमन पीपल ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बनी थी. This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in the 19th century Europe. तो nationalism, ये जो तुमने तो देखा, nationalism ने किस चीज़ की तैयारी की? Emergence of nation states. इसकी वजह से क्या हुआ? Emergence of nation state शुरू हुआ. Emergence of nation state.
तो वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेसन के अंदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट क्या रहता है? सो प्लेबिसाइट इज अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल. जैसे कि मान लीजिए, सपोज लेट अस से हम कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर है, पर्टिकुलर सपोज यूनाइटेड नेशंस के अंडर है हम लोग, राइट? ओके, तो हम लोग इसके ऊपर वोट ले सकते हैं. मान लो सपोज लेट से वी वांट टू कैंसल आवर मेंबरशिप फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, तो हम क्या कर सकते हैं? वोट ले सकते हैं, लोगों को पूछ सकते हैं भाई हमने यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप को छोड़ना कि नहीं छोड़ना, यस और नो. तो ये किससे वोटिंग कराएंगे हम लोग? जैसे लोग वोटिंग करते हैं ना इलेक्शंस के वक्त, लीडर्स को चुन के देते हैं, इलेक्शंस के वक्त वोटिंग करते हैं. इन द सेम वे वोटिंग ही होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ लीडर जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में होता है, दे विल बी आंसरिंग अ क्वेश्चन यस और नो के जैसे, पोल के जैसा समझ लो तुम. तो एक आंसर सपोलेट से लिया जाता है लोगों से और उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट. अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, कि भाई ऐसा करना कि नहीं करना, प्लेबिसाइट के बारे में, राइट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. ये करने की जरूरत नहीं आपको. अर्नेस्ट रेनन ने डेफिनेशन दिया था व्हाट इज अ नेशन. खाली इतना ध्यान में रखो नाम इसका, यू डोंट नीड टू रिमेंबर लेट्स से व्हाट ही हैज गिवन, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हाँ उसने डेफिनेशन दिया था व्हाट इज अ नेशन, अर्स्ट रेनन. चलिए अभी सेकंड पार्ट पे जाते हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. अभी ये तुमको 9th में हुआ है, या ये तुम्हारे लिए रिविजन हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है? चलिए. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. तो हम देखो पूरा लेसन किस बारे में है? नेशनलिज्म के बारे में. मतलब हम लोग पूरा सिर्फ नेशनलिज्म का ही पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म एंड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट. तो ये नेशनलिज्म शुरुआत हुई कहाँ से एग्जैक्टली? तो ये शुरुआत हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन से. शुरुआत कब हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन. और कब का था वो? 1789 का था. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of absolute monarch. 1789 तक क्या वो एक स्टेट था? Yes, it was a full-fledged territorial state and वो भी एक absolute monarch के अंदर था, अंडर था. मतलब उसके ऊपर राजा महाराजा सपोलेट से कंट्रोल करते थे. द पॉलिटिकल, इसको अंडरलाइन कर लो. The political and constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to body of French citizens. 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पावर कहाँ से कहाँ गई? फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि राजा महाराजाओं से पावर किधर गई? लोगों के अंदर गई, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद मतलब रेवोल्यूशन हुआ, राजा महाराजा की पावर गई, किसके पास आ गई? लोगों के पास. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वुड बी द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. इसके बाद क्या डिसाइड हुआ? मतलब ये रेवोल्यूशन के बाद कि देश का जो प्रोग्रेस है या फिर कुछ भी है, ठीक है, दैट वुड बी लेट्स से कौन डिसाइड करेगा? लोग डिसाइड करेंगे. इट वॉज द पीपल, इट वॉज द सिटीजन्स हु विल डिसाइड द फेट या फिर डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. स्टार्टिंग से मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम रेवोल्यूशन, उसके भी पहले भी उन्होंने लोगों ने कैसा डिसाइड किया था कि एक कॉमन आइडेंटिटी हम लोग तैयार करेंगे, उसके लिए लोगों की तैयारी चालू थी. उसके अंदर उन्होंने 2 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए. कौन सा? द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, that is the fatherland, and the le citoyen, that is the citizen, emphasize the notion of united community enjoying equal rights under a कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने 2 फीचर्स लेट्स से 2 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए. एक का नाम क्या था? ला पात्रे, एंड दूसरे का था क्या? ले सिटियन. ला पात्रे का मतलब क्या है? द फादरलैंड. मतलब ये जो ज़मीन है, ये जो देश है, फ्रांस है, ये मेरे और आपके पूर्वजों का है. मतलब सपोज लेट्स से दैट इज़ द फर्स्ट कॉमन आइडेंटिटी उन्होंने तैयार की. मतलब लाइक इट्स अ फादरलैंड, ये हमारे सबका है, हमने मिलजुल के रहना चाहिए, समथिंग लाइक अ कॉमन आइडेंटिटी. दूसरा है ले सिटियन. ले सिटियन का मतलब क्या है? द सिटीजन. तो वी आर द कॉमन सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंड हेंस हमारे बीच में एक म्यूचुअल लेट्स से बॉन्ड है. ऐसे 2 प्रिंसिपल्स थ्रू वो बता रहे थे. इसके अलावा कॉमन आइडेंटिटी के नाम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की. सबसे पहला, न्यू फ्रेंच फ्लैग. द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. अब रॉयल स्टैंडर्ड क्या है? रॉयल स्टैंडर्ड पहले का लेट्स से ओल्ड फ्लैग था. ओल्ड फ्लैग, दिस वॉज ओल्ड फ्लैग. कौन सा? ये रॉयल स्टैंडर्ड. और ये जो न्यू फ्लैग आया उसका नाम क्या था? ट्राई कलर. सपोज लेट्स से न्यू फ्रेंच फ्लैग इंस्टेड ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड.
अच्छा, फ्लैग बदलने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि पहला फ्लैग किसको रिप्रेजेंट करता था? राजा महाराजाओं को। अब किसके पास पावर है? लोगों के पास। तो इसलिए हमको बदलना पड़ा वो फ्लैग। ओके, तो फ्लैग उन्होंने बदल दिया, राइट? रॉयल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट कर दिया? न्यू फ्रेंच फ्लैग। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। देश के जो कायदे कानून बनाए जाते थे पहले, दैट वॉज बीइंग डन बाय स्टेट जनरल। ये मेजर डिसीजन लेता था पहले मोनार्की के वक्त। लेकिन मोनार्की जब खत्म हो गई, सपोलेट से लोगों के पास पावर आ गई, तो उन्होंने इसी चीज़ को रीनेम किया। बॉडी तो ज़रूरी थी, बॉडी वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जो लोग थे उसके अंदर वो प्रॉब्लम था। तो बॉडी तो चाहिए थी, तो बॉडी वैसे ही रखी, उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया उसका, नेशनल असेंबली। क्यों? क्योंकि अभी नेशनल असेंबली के ऊपर भी ज़्यादा किसका कंट्रोल रहेगा? लोगों का कंट्रोल रहेगा, सिटीजन्स का रहेगा। New hymns were composed, oaths taken, and the martyrs, let's say, commemorated, all in the name of the nation. तो इस वक्त कैसे है? कुछ सॉन्ग्स लिखे गए, ठीक है। हाइम्स मतलब क्या? ओरल सब, लेट्स से सॉन्ग्स, पोएम्स काइंड ऑफ, जिसमें एक संगीत काइंड ऑफ हो, मतलब जो देशभक्ति के गीत जैसा तुम समझ सकते हो। ओथ्स टेकन, सब ने प्लेज लिया कि हम लोग इस देश की, लेट्स से अलग अलग प्रतिज्ञा तैयार की देश के लिए, ओथ्स टेकन। एंड मार्टर्स कॉमेमोरेटेड। मार्टर्स मतलब कौन? जो रेवोल्यूशन के वक्त, पहले कुछ चीज़ों के वक्त जो सपोलेट से मर गए, शहीद हो गए, उन लोगों को कॉमेमोरेट करने लग गए। कॉमेमोरेट मतलब क्या? रिस्पेक्ट देना। अब मरे हुए लोगों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं? कुछ भी करके दे सकते हैं आप। उनके ऊपर सॉन्ग लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर कॉइन्स प्रिंट कर सकते हैं। कॉइन्स मतलब अपने जो कॉइन्स रहते हैं ना, चिल्लर, हाँ, तो उसके ऊपर सपोज लेटर से उनके फ़ोटो छपा सकते हैं, करेंसी के ऊपर फ़ोटो छपा सकते हैं, सो या फिर स्टैचू बना सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज मार्टर्स कॉमेमोरेशन। इसका मतलब ये है कि आप उसको क्या कर रहे हो? प्रेज कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो जिन्होंने शहीद हो गए थे। A centralized administrative system was put in place and then formulated uniform laws for all citizens. एक सेंट्रल सिस्टम भी लाई गई। सेंट्रल मतलब कैसा? पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया सब पावर, एंड उन्होंने यूनिफॉर्म लॉज तैयार करने शुरू कर दिए फॉर ऑल द सिटीजन्स विद इन द कंट्री। मतलब कायदा कानून सबके लिए समान कर दिया उन्होंने, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन। ऐसा नहीं कि अमीर लोगों के लिए अलग लॉ, गरीब लोगों के लिए अलग लॉ, ऐसा नहीं, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द पीपल। इंटरनल कस्टम ड्यूटी एंड ड्यूज उन्होंने अबॉलिश कर दिए, सब निकाल दिए। मतलब इंटरनल कस्टम ड्यूटी रहते थे एंड ड्यूज रहते थे। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लो वो देश है, ये फ्रांस है, राइट? उसमें ये ऐसे दो रीजन्स है, ऐसे दो रीजन। एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर आप अंदर गए कि आपको ड्यूज भरना पड़ता था। ड्यूज या दैट मीन्स नथिंग बट टैक्सेस। आपको टैक्सेस भरने पड़ते थे, मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन में गए तो। नाउ दिस इज, ये तो जाती है ना, क्योंकि अगर तुम देश के अंदर ही सपोज कुछ चीज़ बेच रहे हो, दैट शुड नॉट बी द प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज क्या कर दिए? एबॉलिश कर दिए। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वेर अडॉप्टेड। इसका मतलब क्या है? देखो, सामान वो लेट से बेचते थे बहुत सारे लोग, देयर वर बिजनेसमैन। तो प्रॉब्लम कैसा हो जाता था कि रीजन टू रीजन वेट्स डिफर करते थे। मतलब हो सकता है कि मेरे पास किलोग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपकी सिटी में, किसी की सिटी में हो सकता है मिलीग्राम यूज़ कर रहे हो। तो जो बिजनेस वाले हैं ना, उनको हमेशा दिक्कत जाती थी। किधर भी बेचने को गए तो पहले कन्वर्ट करो उनके वेट्स में, फिर बेचो प्रोडक्ट को, फिर पैसा कमाओ। तो देयर वाज ऑलवेज नीड ऑफ कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्यों लगता था? क्योंकि सभी एरियाज में अलग अलग सिस्टम था वेट्स एंड मेजर्स का। तो इस वक्त उन्होंने क्या किया? एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया पूरे देश में, वेट्स एंड मेजर्स एक ही तरीके के यूज होंगे, ऐसा उन्होंने बोला, सो दैट बिजनेस अच्छा चलेगा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो कैसा है ना, अलग अलग रीजन के अलग अलग डायलेक्ट्स थे। डायलेक्ट्स मतलब क्या? बोलने का तरीका। सपोज लेट से हिंदी, सपोज लेट से ऑफ राजस्थान वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिंदी ऑफ यूपी। हमारे यहाँ पे जैसा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की हिंदी, या फिर सपोज लेट से राजस्थान की हिंदी, थोड़ा सा डायलेक्ट डिफरेंस आता है। हालांकि लैंग्वेज नहीं बदलती है, लेकिन जो डायलेक्ट है, द वे द पीपल स्पीक, द टोन द पीपल यूज, तो वो टोन, वे सब बदल जाता है। इन द सेम वे रीजनल डायलेक्ट मतलब जैसे कोई भी लैंग्वेज के डायलेक्ट्स होते हैं, वैसे ही फ्रेंच के भी थे। तो रीजनल डायलेक्ट्स अभी डिस्करेज किए गए देश की तरफ से, एंड फ्रेंच वॉज एक्सेप्टेड एज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। कॉमन क्यों जरूरी? देखो, इतना सारा कॉमन सिस्टम पूरे देश के लिए क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो देश बनाना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि भाई वो एक ही देश से है। इसी से तो देशभक्ति फैलेगी, कॉमन चीज़ें हो तो।
The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French people to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help other people of Europe to become nations. तो वो क्या बोल रहे थे कि बाकी के जो हमारे देश हैं, सपोज लेट अस से रेवोल्यूशनरीज जो थे फ्रांस में के, वो क्या सोच रहे थे कि वो उनका मिशन है. क्या मिशन है कि जितने भी यूरोप के लोग हैं, फ्रांस का तो वो तो कर ही रहे थे उद्धार, वो क्या सोच रहे थे कि ये जो हमने फ्रेंच नेशन बनाया ना, तो ये वाली आइडिया हमने पूरे यूरोप में फैलाना है हमको, ये हमारा मिशन है, हमारा कर्तव्य है कि हमारे जितने लोग हैं यूरोप में सबको बताएं कि ऐसा आप देश एक बना सकते हैं एंड यू कैन गेट रिड ऑफ डिस्पोटिज्म. डिस्पोटिज्म बोले तो क्या मतलब, द रूल्स ऑफ मोनार्की वगैरह, उनका जो तानाशाही था, उनका जो सपोलेट से वैसा रूल था, वो उसको निकाल के आप मस्त एक देश बना सकते हो. ये उनका मिशन है, ऐसा उन्होंने सपोलेट से जाहिर करना शुरू कर दिया. मिशन, ओके, सो इट्स समथिंग लाइक अ मिशन की जैसा वो ट्रीट करने लग गए उसको. और कौन थे ये रेवोल्यूशनरीज? When the news of the events in the France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean Club. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland, and much of the Italy in the 1790s. With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. तो ये क्या पॉइंट है, देखो कैसा है ना, उन्होंने ऊपर बोलना शुरू किया कि हम जनरली हमारी जो आइडिया है, फ्रांस की जो आइडिया है देश बनाने की, हम पूरे यूरोप में फैलाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था. अब लोगों को पता चल गया, मतलब फ्रांस के बाहर के जो लोग हैं उनको क्या पता चलना शुरू हो गया कि फ्रांस वाले लोग आ सकते हैं आर्मी को लेके, तो अपना देश भी एक देश बनेगा, मतलब ये राजा महाराजा का रूल नहीं होगा, हमारा भी एक देश बनेगा. ऐसा सोच के यूरोप के जितने से अलग अलग रीजन्स थे, सभी रीजन्स के लोग क्या करने लग गए, जैकोबियन क्लब्स तैयार करने लग गए. नाउ व्हाट आर जैकोबियन क्लब्स? ये क्लब कौन बनाता था? स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास. इनका काम क्या था कि इनका काम था लोगों के अंदर जागृति तैयार करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस तैयार करना कि फ्रांस वाले लोग कितने अच्छे हैं, उनकी जो आर्मीज आ रही हैं हमको मदद करने के लिए आ रही हैं, अवेयरनेस क्रिएशन ऐसा बोल सकते हो. तो जैकोबियन क्लब्स का वो क्यों बनाए थे, किधर बने थे? सबसे पहला फ्रांस के बाहर बने थे, लाइक जहाँ अलग अलग देशों में. एंड इनका काम क्या था? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ व्हाट? क्रिएट अवेयरनेस ऑफ दिस थिंग, क्रिएट अवेयरनेस ऑफ लेट्स से द ये जो उनके फ्रांस के जो लोग आ रहे हैं, जो आर्मीज आ रही हैं, उनके लिए सबको लेटेस्ट से आप उनको सपोर्ट दो तो वो अपना भी एक देश बनवाएंगे, ऐसा लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएशन के लिए जैकोबियन क्लब्स बने थे. सो इसकी वजह से आर्मीज़ कहाँ कहाँ घुसे, फिर फ्रांस के जो आर्मीज़ थे कहाँ कहाँ घुसे? हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ के अंदर वो घुसे एंड इवन इटलीज़ के अंदर ड्यूरिंग 1790s. तो हाउ दे वर एबल टू एंटर इन दिस कंट्रीज़, ये फ्रेंच आर्मीज़? बिकॉज ऑफ द जैकोबियन क्लब सपोर्ट. जैकोबियन क्लब का सपोर्ट था. चलिए आगे बढ़ते हैं. विद इन द वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, ओके जस्ट 1 मिनट, हाँ ये ऊपर का हो गया ना, हाँ. Within the wide swath of the territory that came under his control, Napoleon set up introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Okay. तो कैसा है ना, इतने सारे रीजन्स कंट्रोल में आने लग गए फ्रांस के. फ्रांस क्या कर रहा था? फ्रांस सिर्फ देश नहीं बना रहा था, मतलब लोगों को वैसे लगा कि वो देश बना रहा है, वैसा नहीं है. फ्रांस उनको अपने देश के अंदर इंक्लूड करके देश बना रहा था. मतलब देवर बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रीजन्स को लेट्स से अपने कंट्रोल के अंदर ले रहा था. मतलब डिफरेंट थिंग वाज हैपनिंग, लोगों को कुछ और लग रहा था, बन कुछ और रहा था. तो नेपोलियन मतलब कौन है? नेपोलियन वाज लेट्स से वन ऑफ द लेट्स से हेड्स ऑफ लेट्स से फ्रांस के हेड थे ड्यूरिंग दैट टाइम. तो लेट्स से नेपोलियन केम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, राइट, एंड ही वाज जनरली द हेड ऑफ द मिलिट्री आर्म, हेड थे एंड वो देश के भी हेड बन गए. और उसके बाद ही स्टार्टेड लेट्स से जो भी उन्होंने फ्रांस के रिफॉर्म्स थे, ठीक है, वो इन जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल लाना शुरू किया, जैसे कि बेल्जियम है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, उनके यहाँ पर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. मतलब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इन्होंने? जो रिफॉर्म्स है, नेपोलियन रिफॉर्म्स. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस. ये एक और एक प्रॉब्लम. नेपोलियन का प्रॉब्लम क्या था? देखो, नेपोलियन जब पावर में आया, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वगैरह लोगों ने डेमोक्रेसी वगैरह शुरू कर दी, उसके बाद नेपोलियन आया. नाउ नेपोलियन वाज फ्रॉम इसके थ्रू,
मतलब आर्मी से था, तो उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था ये डेमोक्रेसी वगैरह। ही यूज टू बिलीव इन द ओल्डर सिस्टम, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहले की सिस्टम। और वो सिस्टम कैसी थी, लेट्स से मोनार्की की, मतलब वहाँ पर एक आधा हेड होगा और फिर हेड के नीचे सभी लोग होंगे, ऐसा सिस्टम था। तो उसी सिस्टम को लाने के लिए नेपोलियन ने बहुत मेहनत की। क्यों? क्योंकि उसको ये चाहिए ही नहीं था, ही हेटेड डेमोक्रेसी, ही वांटेड मोनार्की देयर, ये प्रॉब्लम था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। देखो, उसको इतना पता था, पहले तो एक तो मिलिट्री वाला था, तो इसलिए उसको पहले की सिस्टम अच्छी लगती थी। दूसरा पॉइंट, उसको ये भी पता था कि करंट सिस्टम में इश्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि करंट सिस्टम बिना इशू के है। तो उसने क्या किया था, न्यूमरस रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए उसने, न्यूमरस रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए ये करंट सिस्टम को डेवलप करने के लिए। मतलब करंट सिस्टम बहुत ही फालतू था, उसको डेवलप करने के लिए क्या किया उसने, रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लाए। तो इसके लिए क्या क्या उसने किया, क्या क्या इंट्रोडक्शन किया, तो उसने एक कोड लाया, उसको क्या बोलता था वो, सिविल कोड ऑफ 1804, एंड इट वाज आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड बोलता था उसको। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, नेपोलियन। व्हाई? बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग द ओल्डर सिस्टम ऑफ मोनार्की इन प्लेस ऑफ द करंट सिस्टम। उसकी जगह पे वो क्या लाना चाहता था, मोनार्की लाना चाहता था, लेकिन उसको ये पता था कि मोनार्की में कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं। उसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, सिविल कोड। क्या था इसके अंदर, सबसे पहला जो प्रिविलेजेस हैं बेस्ड ऑन बर्थ वो रिमूव कर दिए। मतलब आपको जन्म से प्रिविलेजेस मिलते थे ना, जैसे कि एक कोई राजा महाराजाओं का बेटा या फिर नोबेल का बेटा, कोई मिनिस्टर का बेटा, वो उसको ज़्यादा अच्छे से सभी चीज़ें मिलती थी, एक प्रिविलेज्ड क्लास था। तो आपको जन्म की वजह से कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वेयर कैंसल्ड। इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबको समान कायदा तैयार किया। मतलब ऐसा नहीं कि गरीबों का कायदा अलग, अमीरों का कायदा अलग, ऐसा नहीं है, सब एक समान कायदा। एंड ऑल्सो सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। पहले ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसने ये चीज़ लाई। उन्होंने बोला कि भाई आप खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज लेट्स से एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। उसने यही कोड कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया, वहाँ इंप्लीमेंट किया जहाँ पे नेपोलियन ने सपोज कंट्रोल लाया था। नेपोलियन ने ये कंट्रीज़ में घुस गए थे ना, स्विट्ज़रलैंड जैसे, हॉलैंड जैसे, स्विट्ज़रलैंड अपने इटली के जैसे, तो वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस करना उन्होंने शुरू किया। किसको, ये नेपोलियनिक कोड को। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. डच रिपब्लिक में इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन ने क्या किया, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग विंग्स थे, अलग अलग हिस्से थे एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। मतलब पहले कॉम्प्लेक्स था सब कुछ, पता नहीं चलता था कौन क्या कंट्रोल कर रहा है, कौन किसकी पावर है। तो ये कोड ने क्या किया, उसके थ्रू इस सिस्टम को उसने सिंपल बनाया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या बनाया, सिंपल बनाया। उसके बाद उसने फ्यूडल सिस्टम को रिमूव कर दिया, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। जो पीजेंट्स थे ना, उनके अंदर गुलामी के जैसा काम करते थे, सर्फडम के जैसा, उनको फ्री कर दिया। और उनके मैनुअल ड्यूज भी क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनुअल ड्यूज। तो किससे बचाया उसने पीजेंट को, किस चीज़ से बताया, सर्फडम मतलब स्लेवरी काइंड ऑफ, एंड मैनुअल ड्यूज। मैनुअल ड्यूज मतलब वो जो राजे महाराजाओं से वगैरह लोग लोन लेते थे ना, या फिर बड़े लोगों से लोन लेते थे, तो उनके ऊपर काफ़ी लोन था इन पीजेंट्स के ऊपर। इसी को तो यूज़ करके वो दबा के रखते थे इन लोगों को। तो वो लोन भी क्या हो गया, चुकता हो गया, माफ़ कर दिया गया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वे रिमूव्ड। टाउन्स के अंदर जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे ना, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस मतलब आप इतना ही बना सकते हो, आप ये प्रोडक्ट ही बना सकते हो, आप इतना ही प्रोडक्ट बना सकते हो, आप यहीं बेच सकते हो, ये जो कंडीशंस है वो सब रिमूव कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स फिर इम्प्रूव्ड। उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। तो ये सबको अच्छा लग रहा था, ये जो फ्रीडम है, बिजनेसमैन को पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लग रहा था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब बिजनेसमैन लोगों को भी पता चल गया कि ये जो मेजर्स हैं, ये जो नेपोलियन ने जो मेजर्स लाए, जैसे कि यूनिफॉर्म कायदे हैं, सबको समान कायदा है, वेट्स सबके लिए सेम है, कॉमन नेशनल करेंसी है, इसकी वजह से उनको पता चल गया कि बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दे वर सपोर्टिंग दिस, उनको अच्छा लग रहा था ये। हावेवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वेर मिक्स्ड।
वो जो अलग अलग देश उन्होंने मतलब लेट्स से जो रीजन्स कैप्चर किए थे ना आर्मी के थ्रू, फ्रांस के बाहर के जो रीजन्स जीत गए थे, वहाँ के जो लोग थे, मतलब वो लोकल रीजन के जो जिसको जीता है, वो लोग उनके अंदर मिक्स्ड फीलिंग था। मतलब कुछ लोग नेपोलियन को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उनके अगेंस्ट में थे, तो दोनों टाइप के लोग थे वहाँ पे। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, all as well in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. Harbingers बोले तो क्या, दूत, मतलब सपोज लेट से एक एम्बेसडर ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को लेकर आने वाले लोग, दैट इज फ्रेंच आर्मीज, ऐसा उनका स्वागत हुआ। मतलब इनिशियली फ्रेंच आर्मीज का कैसा स्वागत हो रहा था कि ये लिबर्टी लेकर आने वाले लोग हैं। But the initial enthusiasm soon turned to hostile as it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. उनको बाद में ये जो इंथुजियाज़म था ये ख़त्म हो गया, इनिशियल इंथुजियाज़म। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टाइल हो गए लोग, मतलब एनिमी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि नेपोलियन हमारे को आज़ाद करने नहीं, हमारा देश का पॉलिटिकल फ्रीडम गायब करने के लिए आया है। मतलब ये देश अभी हम उनके नीचे चला जाएगा। किन के नीचे? नेपोलियन के जैसे। तो उनको पहले ऐसा लगा था कि हमको फ्रीडम मिलेगा, फ्रीडम का क्या, उल्टा फ्रीडम चला गया, देश उल्टा किसी के कंट्रोल में आ गया। तो इसकी वजह से लोग खुश नहीं थे। इंक्रीज टैक्सेशन, ऊपर से दूसरे प्रॉब्लम्स, टैक्सेशन बढ़ गया। टैक्सेशन क्यों बढ़ गया? नेपोलियन वॉर फाइट कर रहा था ना, अलग अलग देशों को जीत रहा था, उसके लिए पैसा चाहिए, तो ऑब्वियसली लोगों के थ्रू ही पैसा जमा होगा ना, तो इसलिए उन्होंने टैक्सेशन शुरू किया। सेंसरशिप भी शुरू की। सेंसरशिप का मतलब क्या है? मतलब उनके बारे में आप गलत सलत नहीं छाप सकते हो, ठीक है, आपको जो लगा वो आप नहीं छाप सकते हो, मतलब सेंसरशिप। मतलब आपको कुछ भी छापने के पहले, बोलने के पहले आपको पहले पूछना पड़ेगा। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज। फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन बोले तो क्या, मतलब वो वॉर फाइट कर रहे थे ना, तो आर्मी कम पड़ रही थी, तो जो जो रीजन में सपोलेट से उन्होंने सपोलेट से कंट्रोल के अंदर लाए थे, वहाँ से लोग क्या कर रहे थे, वो किसके अंदर घुस, मतलब लेट से इंडक्ट कर रहे थे कंपल्सरी आर्मी के अंदर। मतलब आर्मी के अंदर फोर्सफुली तुमको आर्मी के अंदर वो घुसेड़ रहे थे। मतलब इट वाज नॉट पीपल, खुद नहीं आ रहे थे, लोग नहीं आ रहे थे, उनको फोर्सफुली फ्रेंच आर्मीज में ऐड किया जा रहा था। एंड ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से मतलब इट वाज लुकिंग लाइक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको ये मिला, एडवांटेज मिला, जैसे ऊपर बोल रहा था मैं, काफ़ी एडवांटेज थे फ्रेंच आर्मीज के, फ्रेंच रूल के, तो वो एडवांटेजेस कम लगने लग गए। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस, जो एडवांटेजेस थे उससे ज़्यादा क्या मिलने लग गया, डिसएडवांटेजेस मिलने लग गया। सो इसलिए लोग खुश नहीं थे। डिसएडवांटेजेस मोर एज कंपेयर टू एडवांटेजेस, तो इसलिए लोग खुश नहीं थे इस चीज़ से। चलिए, द प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी, जर्मनी के अंदर ये प्लांटिंग ऑफ द लिबर्टी ट्री फोटो है जस्ट, एंड ये ऐसा सपोज एक नेपोलियन का फोटो है, इज रिप्रेजेंट एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लेट्स से लिप्जिग इन 1813। ईच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग्स बियर्स द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट। मतलब जो वॉर बीच में सपोलेट से बैटल हुआ था, उसके बीच में वो कुछ जगह उसने सपोलेट से बहुत सारे रीजन उसके हाथ से छूट गए, तो जैसे जैसे ये पेपर जो नीचे गिर रहा है ना, तो वो रीजन लॉस्ट बता रहा है, मतलब कौन से रीजन हार गए, ऐसा सपोलेटस से वो फोटो के जरिए बता रहा है। चलिए फिर अब ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अभी हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ठीक है। चलिए, बिफोर आई एंड माई सेशन, लेट मी टेल यू अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सब फिर अगले सेशन में मिलेंगे। 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें एंड लेट से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं। चलिए, अभी प्लस फीचर की बात करते हैं। देखो, प्लस जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, ओके, तो उसकी बात करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द सब्सक्रिप्शन ऑल अबाउट, एंड सपोज लेट अस से इस सब्सक्रिप्शन का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कैसा रहता है कि जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद कर सकता है। हमने मतलब कैसा है, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि पर्टिकुलर लेसन के लिए कोई वीडियो देखो या फिर प्रैक्टिस टेस्ट के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है आपको अलग अलग फीचर्स के लिए। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर आपको वैसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लगवा देना है और आपको फिर सभी फीचर्स मिल जाएंगे।
मैं एक एक करके आपको फीचर्स बता देता हूँ, प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लगाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होता है। देखो, जिस तरह से जिस वे से मैंने तुमको पढ़ाया है उसी वे से सब लेट से प्रॉपरली आपको सपोज प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको पढ़ाया जाएगा डेली बेसिस पे। सबसे पहला, आपको यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे मस्त किधर से भी पढ़ सकते हो। आप गांव में रहो, किसी हिल स्टेशन पे रहो, या फिर किधर भी रहो, एनी काइंड ऑफ एरिया, आप घर बैठे, आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोविड पीरियड में आप आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। अब इसका क्या मतलब होता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज? जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लगाते हैं प्लस का, तो ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको फुल एक्सेस मिलता है। फुल एक्सेस, फुल एक्सेस मतलब क्या? यू गेट फुल एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने पहले कोर्सेज थे, अभी कोर्सेज हैं, बाद में के कोर्सेज हैं, सभी टीचर्स के सभी कोर्सेज को आपको एक्सेस मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर टीचर का कोई कोर्स लगा रहे हो, जैसे कि फिजिक्स के लिए किसी टीचर का लगा दिया, केमिस्ट्री का किसी टीचर के लिए लगा दिया, वैसा नहीं है। यू गेट एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, सभी कोर्सेज का आपको लेट से एक्सेस मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक पूरे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक प्लेटफॉर्म पे जितने एजुकेटर्स हैं, मतलब लाइक इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, तो आपको टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया से पढ़ने का एक मौका मिलता है। तो और इतने सारे एजुकेटर्स हैं, और कैसा रहता है कि हर एक एजुकेटर का टीचिंग स्टाइल अलग होता है, हर एक टीचर का टीचिंग स्टाइल कैसा होता है, अलग होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, यू कैन लेट से आप अलग अलग टीचर्स का देख सकते हैं कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और आपको समझ में आ गया। जैसे क्योंकि हर एक बच्चे का भी कैसा रहता है, लर्निंग कर्व अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि मान लो किसी बच्चे के लिए एक टीचर बहुत ही परफेक्ट हो, दूसरे स्टूडेंट के लिए वो टीचर परफेक्ट ना हो, ऐसा हो सकता है। दूसरे स्टूडेंट को हो सकता है कि वो टीचर सपोज उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, टीचिंग मेथड समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन देयर इज़ नो वरी एज सच। तुम अगर ट्यूशन लगाते हो लोकल लेवल पे, तो कैसा रहता है ना, एक ही टीचर पढ़ा देता है सपोज लेट से, और आप उसको बदल नहीं सकते। इवन इफ अगर सबको आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन नॉट चेंज द टीचर इन बिटवीन, राइट? मतलब लोकल ट्यूशन अगर लगाते हो तो। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा टेंशन नहीं है। आपको इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, आप बीच में दूसरे टीचर को भी चेंज कर सकते हो इफ़ अगर एक टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो यू कैन डू दैट एज वेल। हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, वो भी टॉप एजुकेटर्स। तो जैसे भी टीचिंग स्टाइल आपको अच्छी लगती है, आप उस टीचिंग स्टाइल को अपना के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे वन मोर फीचर इज कि इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। मतलब आस्क डाउट फीचर तो है हमारे पास, लेकिन आस्क डाउट फीचर के अलावा भी आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने के बाद कुछ इश्यूज आए, तो एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस, एवरी फोर्थ पीरियड डाउट सेशन होता है, हर चौथा पीरियड। मतलब आपको कैसा रहता है ना, आपके अगर कुछ डाउट्स हैं, आपने लेसन पढ़ा हुआ है उसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, आप उसको पूछ सकते हैं। मतलब डाउट्स का भी कोई इशू नहीं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा के लेते हैं हम लोग। मतलब आपको राइटिंग का भी टेंशन नहीं रहेगा, राइटिंग भी करवा के लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का एग्जॉस्टिव कवरेज करवाता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिलेबस आपको पता रहता है, इट्स रियली वास्ट। और हमारे पास ऐसा मतलब इतनी सारी बैचेस लॉन्च होती हैं, इतने सारे कोर्सेस लॉन्च होते हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं, तो हम लोग सिलेबस को कभी पेंडिंग नहीं रखते हैं। मतलब पेंडिंग प्रॉपरली, लेट्स से जो भी एजुकेटर है प्लेटफॉर्म पे, ही और शी विल ट्राई हिज बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। एंड जो कवरेज है सिलेबस का वो एग्जॉस्टिव रहता है। मतलब हम लोग पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करवाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, लेकिन जितने एजुकेटर्स हैं सभी दे ट्राई देयर बेस्ट टू कंप्लीट द सिलेबस लेट्स से ऑन टाइम, और वो भी पूरा एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, मतलब पूरा डिटेल में प्रॉपरली कवर करवाएंगे। ये वन ऑफ द सबसे अहम चीज़ है टीचर्स के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म। सो मेंटरशिप एंड गाइडेंस, इसके अंदर एक गाइडेंस प्रोग्राम भी होता है, आपको गाइड किया जाएगा ऑन वेरियस लेट्स से थिंग्स। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। जो भी टीचर पढ़ाते हैं सपोज, तो वो आपको स्टडी मटेरियल उसका मिल जाएगा। मतलब जो टीचर्स पढ़ाते हैं पीडीएफ्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मतलब लेक्चर होते ही आपको जो लेक्चर हुआ है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, हर लेक्चर रिकॉर्ड होता है। मतलब लाइव पढ़ाने के बाद ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है, तो आपको वो एक्सेसिबल है, आप कभी भी देख सकते हैं। एंड इसके साथ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट।
मतलब कैसा रहता है, जब आप पढ़ाई करते हो, कोई टॉपिक को समझ के लेते हो, डाउट सॉल्विंग हो गया, उसके बाद आपको खुद को टेस्ट करना रहता है। मतलब यू शुड टेस्ट योर सेल्फ कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। एंड द बेस्ट वे टू डू फॉर दैट इज यू शुड लेट्स से असेस योर सेल्फ बाय गिविंग प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट दे के आपको पता चलेगा कि सच में आपको वो टॉपिक समझ में आया, आपको कितना परफॉर्मेंस अच्छा है, आपको तभी समझ में आ सकता है। तो हेंस हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी अरेंज करवाते हैं, आप उसको रेगुलर बेसिस पे दें तो आपका सपोज लेट से वो भी क्लियर हो जाता है। मतलब टीचिंग के साथ टेस्ट भी देना हो जाता है तो आपको पता चलता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट थिंग इज लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज एक है। अब लाइव टेस्ट सीरीज क्या है, तो देखो लाइव टेस्ट सीरीज मतलब सपोज लेट से आपका टेस्ट लाइव फॉर्मेट में हो जाता है, तो आपको वो एक फ़ायदा हो जाता है असेसमेंट में। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। अब बैच कोर्सेज में आपको सपोज लेट से मतलब ये जो जैसे कि मान लो आपको एक बैच में आप घुस गए, सपोज उसके अंदर सभी सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, मतलब एक ही इसमें अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। तो एक बैच के जैसा एक हमारे पास कोर्सेज भी हैं। तो आप इंडिविजुअल कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो एंड सपोज लेट से बैच कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेक्शन होता है हमारे पास, डेली प्रैक्टिस होती है क्वेश्चंस की वगैरह। देन देर इज ऑल्सो वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे पास। देन वी हैव लाइव क्विजेस भी हैं। देन डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी है। तो इतना सारा चीज़, मतलब सपोज लेट से इतने सारे फैसिलिटीज़ आपको सपोज अनएकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। आपको खाली इतना करना है कि आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लगाना है। 12 महीने का इसलिए कि पहली बात आपको 12 महीने तो लगना ही है, 1 साल। सेकंड थिंग, आपको ये सस्ता पड़ता है। जब आप 12 महीने का लगाते हो तो वो और सस्ता पड़ता है आपको टेक्निकली। लेकिन कैसा है ना, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 15 मंथ्स मेरे हिसाब से तो भी। द रीज़न इज़ बिकॉज कैसा है कि एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हो रही है कोविड की वजह से, तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम टाइम पे ना हो और 2-3 महीने सपोज एक्स्ट्रा चल जाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन फिर ख़त्म हो जाएगा उसके पहले। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 15 महीने का ले लें, 18,000 में आपको पड़ेगा। एंड विच इज़ रियली लेट्स से अ बार्गेन, क्योंकि इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। देखो इतने सारे फीचर्स एक तो आपको मिल रहे हैं, 18,000 में मिल रहे हैं पूरे साल का। द फीस इज़ रियली लो, मतलब पूरे साल की अगर बात करें, और सभी सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कवर हो रहा है, वो सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स रियली चीप अगर बात करें तो। सो 18,000, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपका एक पेमेंट बटन आएगा। पेमेंट बटन के बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। तो आपको रेफरल कोड है क्या 10% डिस्काउंट के लिए, तो उसको ज़रूर यूज़ करें। द रेफरल कोड इज ASLive10। इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अजिंक्य सोलंके LIVE Live10। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप ये कोड को इस्तेमाल जरूर करें। कंटिन्यूएशन में लिखना है अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो ये कोड है ASLive10 और आप यहाँ पे लिख दें, अप्लाई कर दें, इमीडिएटली आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फिर बाद में अमाउंट पे कर सकते हैं। तो पेमेंट के बाद नहीं करना है, ये पेमेंट के पहले करना है। मतलब आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया 15 महीने का, आपको खाली यहाँ पे कोड लिखना है, फिर वो ASLive10, और वो लिखते ही आप खाली एंटर करें, ये ऑटोमेटिकली सभी अमाउंट कम हो जाएंगे और फिर आप पे कर सकते हैं। अब मैं आइकॉनिक के बारे में बताता हूँ। ये तो प्लस का फीचर हो गया, राइट। तो प्लस का कितने में आ जाता है, 18,000 में आ जाता है। सपोज लेट अस से फॉर 15 मंथ्स का 18,000 में आ जाता है। अब दूसरा है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है अभी देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट। 360 डिग्री सपोर्ट बोलते हैं। अब ऐसा क्यों, मतलब इसके अंदर हम लोग बहुत एक्सटेंडेड सपोर्ट देते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो देखो सबसे पहला आपको जब आप ये लगाते हैं तो ये कैसा है, प्लस आप लगा सकते हो या फिर आइकॉनिक तुम ऐसा समझ के ले लो एडवांस्ड फॉर्म ऑफ प्लस है। प्लस का एडवांस फॉर्म है, मतलब प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन प्लस के अलावा देयर वुड बी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहला आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा, मतलब एक टीचर असाइन किया जाएगा कि हु विल लेट्स से एक 1-on-1 गाइडेंस आपको देगा एंड सपोज लेट से आपको मेंटर करेगा आपकी पढ़ाई में, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है वगैरह वगैरह, आपको एक गाइडेंस काउंसलर की जैसा काम करेगा। सेकेंड थिंग इज आपको जो डाउट सॉल्विंग सेशंस है, अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। एक्सक्लूसिव डाउट सेशंस होते हैं, 1-on-1 होते हैं, तो आपके जो भी एकेडमिक डाउट्स है आप पूछ सकते हैं।
उसके बाद आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जैसे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड होता है ना वैसे। गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड, क्लासेस कौन सी अटेंड की आपको उसमें प्रेजेंट एब्सेंट वो भी मिलेगा, एंड आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा, जो भी आपने टेस्ट क्विजेस दिए उसमें परफॉर्मेंस कैसा है आपका। मतलब आप खुद की प्रोग्रेस के ऊपर ट्रैक रख सकते हो। इन शॉर्ट आप देख सकते हो कि सच में आपको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन गेट दैट आइडिया। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम भी है, तो इसके अंदर कैसा रहता है कि रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो कुछ ओपन आवर्स होते हैं जब आप पेरेंट्स आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं कि आपका सपोज परफॉर्मेंस कैसा है, कुछ इश्यूज हैं क्या, तो दे कैन हेल्प, दे कैन गेट इन टच विद योर मेंटर, और आपको फिर लेट्स से कनेक्शन मिलेगा बिटवीन योर मेंटर ऑल्सो, योर पेरेंट्स ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो भी इश्यूज हैं वो टाइमली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद है स्टडी प्लानर्स। तो स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपके स्टडी प्लानर्स दिए जाएंगे और वो आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट भी करवाएंगे कि हाँ बाबा आपने इतना किया उतना किया। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आइकॉनिक में मिलते हैं, एंड प्लस के सभी फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस के सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इसलिए इसकी जो अमाउंट है, तो सपोज 18 महीने की थोड़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 15 महीने की इसकी जो फीस है दैट इज़ 32,000। 15 महीने का आई थिंक यू शुड गो फॉर। द रीज़न इज़, मैंने आपको पहले ही बोला 15 महीने के लिए क्यों जाना है, बिकॉज कुछ महीने एग्जाम अगर एक्सटेंड हो गई तो हो सकता है कि आपको एक्सटेंडेड महीने लगे। तो एक अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं सपोज कम महीने के, तो आपको काफ़ी महंगा जाता है। बट व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आप 15 महीने के लिए लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। 32,000 इसका फीस है, और जो प्लस का है वो कितना है 18,000। अब डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी यू शुड ईदर अप्लाई फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन आप लगा सकते हो 18,000 का 15 महीने का, या फिर आप 32,000 का लगा सकते हो 15 महीने का। दैट इज़ अप टू यू, आपकी जैसी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। क्योंकि देखो पैसा जो होता है वो प्रॉपरली दिमाग लगा के खर्च करना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे जब तुम खर्च करते हो बाद में ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में हमेशा सपोज लेट से आपको इस पढ़ाई का फ़ायदा ही होगा। तो डेफिनेटली सपोज लेट से आप उसको खर्च बोल के मतलब ना सोचें, इन्वेस्टमेंट बोल के सोचें, ताकि आपका पढ़ाई एक बार कंप्लीट करके सपोज वो पैसे निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। अब इसके ऊपर 15 महीने का सब्सक्रिप्शन है सपोज लेट से, तो दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है कि आप इस कोड को इस्तेमाल करना है। मतलब ये जो 32,000 की फ़ीस है इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। जो पेमेंट का बटन आएगा उसके बाजू में वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ कोड, डू यू हैव अ कोड। तो वहाँ पर भी आप कौन सा कोड लिखोगे, आप कोड लिखोगे AS Live 10 कंटिन्यूएशन में। कोई गैप नहीं देना है, कुछ स्पेस नहीं देना है। अजिंक्य सोलंकी AS LIVE 10 10 इज अ नंबर, ठीक है, नंबर लिखना 1 and 0। तो आपको इससे क्या कितना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इतना ज़रूर करें, राइट, ताकि आपको कैसा है ये पूरा जो प्लान है वो प्रॉपरली सपोज लेट से एक तरीके से आपको पूरा मिल जाए। और आपको क्या करना है, ये पूरे प्लान में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इतने सारे फीचर्स इतने कम पैसों में लेट से कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं करा के देता है। यू कैन योर सेल्फ चेक, एंड आपको नहीं मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड विथ 2 टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, इतने सारे एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म देता नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सपोज लेट से एक तो प्लस में से चूज़ करें या फिर आप आइकॉनिक में से चूज़ करें। प्लस के जो फीचर्स हैं मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। प्लस के सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, लेकिन आइकॉनिक के फीचर्स कुछ एक्स्ट्रा हैं रिगार्डिंग सपोज लेट से एज अ पर्सनल मेंटर असाइन होता है, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलता है। तो इट रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड ऑन लर्निंग। तो इट्स अ 360 डिग्री सपोर्ट दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। तो आप दोनों में से एक आप सब्सक्राइब कर लें, एंड सपोज लेट से आपका जो पढ़ाई है एक प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं, करेक्ट। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और फिर बाकी के डिटेल्स अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, और अप्लाई करना मत भूलना विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 को ज़रूर यूज़ करें और 10% डिस्काउंट ले लें और अप्लाई करें, ताकि आपकी पढ़ाई एक। चलिए, सेशन तो हमारा ख़त्म हो गया। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑन वन थिंग विच इज़ नथिंग बट अनअकैडमी का आस्क इट आउट फीचर। देखो, दिस इज़ द मोस्ट लेट्स से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर कि जो अनअकैडमी ने अवेलेबल करा के दिया है आपको। इसमें कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, लेट्स से वी स्टडी, तो हमारे टाइमिंग्स कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग सुबह पढ़ सकते हैं, हम लोग शाम को पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, रात को 12 बजे 2 बजे, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, राइट।
तो मेनी टाइम्स कैसे हो जाता है कि जब पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहला डाउट आता है, क्योंकि पढ़ने के बाद आता है। मतलब टीचिंग के वक्त भी चलो थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो टीचर जनरली वहाँ पे रहता है, तो इट्स वेरी इजी टू लेट्स से डाउट्स को क्लियर करा के लेना। लेकिन एक समय आता है जब तुम खुद से पढ़ रहे हो एंड उसमें डाउट्स आती हैं और वो सॉल्व नहीं होती हैं, तो अपने को सब लेट से सोचना पड़ता है, यार फिर इसका आंसर क्या होगा क्या होगा। और डाउट से क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग डाउट की वजह से खुद के ऊपर डाउट करना शुरू कर लेते हैं कि वो टॉपिक हमको सच में समझा है कि नहीं समझा है। दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। सो हैंस मेरी हिसाब से तो बीस लेट से वन थिंग विच यू शुड रियली अंडरस्टैंड इज कि डाउट्स हमेशा सपोज लेट से आपको क्लियर कराते रहने, तभी जाके आपकी पढ़ाई प्रॉपरली होगी। लेकिन कैसा हो जाता है, व्हेन आप जब पढ़ रहे हो, व्हेन यू आर लर्निंग, और उसके बीच में अगर कोई डाउट आ जाता है तो कैसा है, स्टडी रुक जाती है वहीं पे। मतलब हम लोग उसी डाउट के बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इट्स समथिंग लाइक हमारे दिमाग में फंस जाता है वो प्रॉब्लम, और हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते, तो हमारी पढ़ाई आगे की भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि मान लो देर आर ऐसे नंबर्स हैं 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, और हम लोग 2.2 टॉपिक कर रहे हैं बुक में से, टेक्स्ट बुक में से। अगर उसमें कोई टॉपिक पे हम लोग अटक गए, किसी चीज़ में डाउट है, तो क्या हो जाता है, 2.3 भी हम लोग कवर नहीं कर पाते, 2.4 भी कवर नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे डाउट था। अब यही प्रॉब्लम अनअकैडमी ने लेट से आइडेंटिफाई किया है, और इसके लिए हमने एक फीचर आपके लिए लाया है, दैट इज कॉल्ड एज आस्क अ डाउट फीचर। आस्क अ डाउट फीचर, तो इसके अंदर क्या है, कैसे करना है, तो देखिए ये सबसे पहला आपको क्या फीचर देता है वो पहले समझ के लो। आप जितने भी डाउट्स हैं आपके, जितने भी डाउट्स हैं, तो मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड डाउट्स, आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये फीचर मतलब कैसा है, आप मोबाइल थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और ये फीचर मतलब लेट्स से यू कैन यूज़ इट थ्रू ऐप। एंड इसका मेन फ़ायदा ये है कि आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं पढ़ाई करते वक्त, आपको जो भी लगता है, सो देयर इज़ नो लिमिटेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप एक ही पूछ सकते हैं, फिजिक्स से एक पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री से एक पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको जितना पूछना है, जो पूछना है, यू कैन आस्क, देयर इज़ नो लिमिटेशन एज सच, अनलिमिटेड डाउट्स हैं, अनलिमिटेड डाउट्स। अनदर फीचर इज़ कि आप कोई भी टाइम पे इसको पूछ सकते हैं, आस्क डाउट्स एट एनी टाइम, कोई भी समय में। रात को सब लेट से 11:30 बजे पढ़ रहे हो, सुबह आप 2 बजे पढ़ रहे हो, सुबह के 2 AM, आप दोपहर में पढ़ रहे हो, आप कोई भी टाइम पे, मतलब 24 घंटों में आप जब भी पढ़ रहे हो आप पूछ सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर लेकिन संडे को अगर पढ़ रहे हैं तो, संडे को भी दिस सिस्टम इज़ अवेलेबल 24/7। ये सिस्टम 24/7 अवेलेबल है, मतलब सैटरडे संडे भी चलेगी और दिन के 24 घंटे चल रही है। तो आपको यू डोंट हैव टू वरी कि आप सैटरडे पढ़ रहे हो, संडे पढ़ रहे हो, कोई फेस्टिवल की छुट्टी है, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं फेस्टिवल्स की छुट्टियां रहने दो, या फिर सैटरडे संडे रहने दो, या फिर कुछ भी रहने दो, ऑफिशियल छुट्टियां भी रहने दो, डजेंट मैटर, ये सिस्टम फिर भी काम करेगा, क्योंकि पढ़ाई कोई वक्त देख के की नहीं जाती, राइट। तो पढ़ाई जब भी हमारे पास टाइम मिले हम करते रहना चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यू जस्ट हैव टू लेट्स से मतलब ईजीली आपसे लेट्स से वी विल सॉल्व। ऑल यू टू डू इज़ आपको ये फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। नेक्स्ट थिंग, आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है इंग्लिश एंड हिंदी में। ये एक बढ़िया फीचर। मतलब जो आस्क डाउट आप जब पूछेंगे, जो भी आपका डाउट पूछेंगे, वट एवर यू विल आस्क, वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड इज कि उसका हम लोग टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, मतलब टेक्सचुअल सोल्यूशन नहीं है टेक्स्ट फॉर्मेट में। मतलब सपोज जस्ट ये आंसर है, पेज है और आपको भेज दिया, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट सेंडिंग यू टेक्स्ट सोल्यूशन, वी आर सेंडिंग यू वीडियो सोल्यूशंस, ठीक है। वीडियो सोल्यूशन आपको भेजा जा रहा है, आपको टेक्स्ट सोल्यूशन नहीं भेजा जा रहा है, आपको वीडियो सोल्यूशन भेजा जा रहा है, और वो भी इंग्लिश एंड हिंदी में। एंड दैट टू इट्स हाई क्वालिटी वीडियो होगा। ऐसा नहीं है कि ब्लर लैंग्वेज दिख रही है, कुछ दिख नहीं रहा है वीडियो में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वीडियो होगा, उसके अंदर प्रॉपर आपको वर्ड्स दिखेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी में जो भी है। एंड अकॉर्डिंगली आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलता है। टेक्सचुअल सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। एकदम हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन। उसके बाद आप जो पूछते हैं, समटाइम्स कैसा हो जाता है, ये सब कंप्यूटराइज्ड है, दिस इज़ ऑल कंप्यूटराइज्ड काइंड ऑफ मशीन। तो कैसा हो जाता है ना, हर बार सपोज अगर कोई चीज़ हम लोग पूछते हैं तो कभी कभार क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, आंसर कुछ और मिलता है, राइट। लेकिन इस सिस्टम में वी हैव लेट्स से टेकन केयर, हमने ये सिस्टम को बनाते वक्त काफ़ी सोच समझ के बनाई है सिस्टम। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो भी आप सपोज लेट्स से क्वेश्चंस पूछते हैं उसके एग्जैक्ट मैचेस आंसर आपको मिलेंगे।
मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है और सपोज लेट से उसका कुछ और ही आंसर मिल रहा है आपको, मतलब द क्वेश्चन आस्क्ड इज डिफरेंट, आंसर लेट से जो मिल रहा है वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। मतलब आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी का एग्जैक्ट आंसर आपको सपोज लेट से मिलेगा, कट टू कट। उसके बाद है ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशंस टू लैक्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको जितने भी सबसे लैक्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके, हमारे पास कैसा है, द डेटाबेस इज़ ह्यूज, काफ़ी बड़ा डेटाबेस है। जो क्वेश्चन का डेटाबेस है हमने जो बनाया बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रहा है, तो आपको इंस्टेंटली और वो भी एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है। मतलब एक तो आपको टाइम बाउंड मिलते हैं, विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपने पोस्ट किया कि विद इन 3 to 4 सेकेंड्स आपको आंसर मिलता है, राइट। एंड एक्यूरेट सोल्यूशन, आपको इसकी भी टेंशन नहीं रहेगी कि भाई सोल्यूशन बराबर है नहीं है। इंटरनेट पे आप जब सर्च करते हो कोई क्वेश्चन के लिए तो कैसा हो जाता है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, कोई सही भी हो सकता है, एंड यू डू नॉट हैव लेट्स से फैसिलिटी टू चेक वेदर की जो आंसर आपने ऑनलाइन सर्च किया है वो सच में बराबर है कि सच में बराबर नहीं है। हाउ डू यू नो, राइट, तुमको क्या पता। तो उसके लिए द ओनली ऑप्शन कैसा है ना कि हमने उसको पहले से ही ध्यान में रखा हुआ है, हमने उसको डबल ट्रिपल चेक किया है सॉल्यूशन को। तो हैंस आपको जो भी आंसर मिलेगा यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि आपको जो आंसर मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, इट्स मोर एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट पार्ट इज कि आपके होमवर्क में असिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि मान लो आप कोई होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क करते करते वक्त हो सकता है कि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा है, डाउट है आपको, मतलब आपने बुक में से पढ़ा, आपने फिर भी ट्राई किया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वो क्वेश्चन को, वो डाउट को आप सपोलेट से आस्क डाउट फीचर में भेज सकते हो। तो आपको कैसा एक असिस्टेंस बोल के काम करता है। मतलब आपको कोई बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखो होमवर्क मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी करना है। होमवर्क इन द सेंस कैसे है कि आपको ट्राई करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, लेकिन समटाइम्स देर इज ऐसा क्वेश्चन रह जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है कि जिसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं बहुत बार ट्राई करने के बाद भी। सो व्हाट यू कैन डू इज आप उसको आस्क डाउट में भेज सकते हैं और आपको उसका डेफिनेटली क्या मिलेगा, सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करवा के देंगे, आप उसको स्टडी करें और फिर आपका होमवर्क आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके होमवर्क में भी असिस्टेंस हो जाता है। तो फीचर्स कितने मस्त है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, 24/7 पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट मैचेस, आपको वही आंसर मिलेंगे आपके क्वेश्चन के लिए एग्जैक्ट, एंड हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन होगा इंग्लिश हिंदी में, एंड डेटाबेस काफ़ी बड़ा है तो आपको एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेंगे, एंड दैट टू इंस्टेंटली एंड एक्यूरेट सोल्यूशंस, वो सबसे बड़ा चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको पूछ कैसे सकते हैं, मतलब लाइक हाउ टू यूज़ दिस फीचर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आस्क डाउट को टैप करना है, किधर, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन के अंदर आस्क डाउट को टैप करना है। आपने उसको टैप कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। एक तो आप एक नया फोटो खींच सकते हो मोबाइल के थ्रू, या फिर आप गैलरी में से ले सकते हो। गैलरी में से मतलब जो स्टोर्ड इमेजेस हैं आपके, इसमें आप दोनों इमेज चाहिए, आपको जो क्वेश्चन भेजना है ना उसका इमेज चाहिए, आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इमेज भेजनी है। एक तो आप फोटो भेजो, नहीं तो मतलब एक फ़ोटो ले लो मोबाइल से, या फिर आप गैलरी में से भेजो। एक बार वो भेज दिया आपने, फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया आपने, तो आपको क्या करना है, पिक्चर सेलेक्शन के बाद लेट्स से आगे बढ़ना है। पिक्चर सेलेक्ट कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्वेश्चन को क्रॉप करना है। मतलब वो पूरे इमेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना, तो उसमें आपको उसी चीज़ को हाईलाइट करना है जिसके अंदर आपको डाउट है, आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आपको उस क्वेश्चन को हाईलाइट कर देना है ताकि आपको वही क्वेश्चन मिले, और बाकी का फिर आपको सपोज ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड ओनली दैट क्वेश्चन आंसर्ड, राइट। तो आपने उस क्वेश्चन को क्या करना है, क्रॉप कर लेना है। एक बार आपने उसको क्रॉप कर लिया, आपको क्या करना है, लाइक सेंड करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको सब्जेक्ट पूछेगा कि आपने जो डाउट भेजा है वो कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर। तो आपको सब्जेक्ट पूछेगा, आपने उस एक बार सब्जेक्ट टैप कर लिया कि हाँ बाबा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में से, जैसे कि यहाँ पर जो इमेज में है मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आपने मैथ्स का ले लिया, तो फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। एंड सोल्यूशन उसको जैसे मिलेगा विद इन 3 to 4 सेकेंड्स वो उसको बोलेगा कि हाँ आई हैव अ सोल्यूशन, और फिर वो आपको प्रोवाइड करवा के दे देगा। तो यू विल रिसीव द सोल्यूशन लेट्स से विद इन 3 to 4 सेकेंड्स। तो सिस्टम काफ़ी मस्त है, 3 से 4 सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। सो डेफिनेटली इस फीचर का इस्तेमाल करें, एंड लेट्स से आपकी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपर लेवल पे लेके जाएं।